हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ऑल द बेस्ट टू ऑल। अभी आपका कुछ देर में एग्जाम है और फिर कुछ लोगों का कल एग्जाम है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली होंगी। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं स्नैप शॉट की कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए, बट अब लेकर आए हैं 3 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह से हम पूरा सिलेबस कर चुके हैं। तो इसमें होने वाला द एड्रेस, बर्थ और द टेल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है। दोनों के तीनों चैप्टर को हम देखते हैं ध्यान से। पहले जानेंगे, अब हमारे सामने जो है वो है एड्रेस। एड्रेस चैप्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वाई डिड द नरेटर विजिट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी मार्कोनी स्ट्रीट 46 जो है वहाँ पे नरेटर जो है वो विजिट क्यों करती है, ठीक है। तो उसके बारे में आंसर जब हम लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा आंसर होना चाहिए, 3 से 4 लाइन बहुत है। तो आंसर कहता है द नरेटर वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस to reclaim her mother's belongings taken during wartime for safekeeping. However, she felt disconnected from them and realized that memories not object hold true value. यानी कुल मिला के कहना चाह रहा है कि जब मिसिल डॉर्लिंग के हाउस पे गई वो, तो वो रिक्लेम करना चाह रही थी। किस चीज़ का रिक्लेम करना चाह रही थी? जो उनकी मदर की दी हुई जो चीज़ें थी उसको वापस लेने की बात करने के लिए वो आई थी, ठीक है। और वो देखना चाह रही थी कि वो उस समय में कैसी थी और अब कैसी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। और काफ़ी समय से डिस्कनेक्ट भी रही है वो उन मेमोरीज से, रियलाइज किया उन्होंने, ठीक है। और वो कुल मिला के क्या करना चाह रही थी, एक पुरानी जो यादें थी ना उनको ताज़ा करने के लिए वो वहाँ पे गई थी, ठीक है। बेसिकली उस औरत से भी मिलने गई थी जिनसे उसकी मदर की बहुत अच्छी बातचीत थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, कुछ रीजन थे, इतना लिखोगे बहुत बढ़िया आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आता है हाउ डिड मिसिस डॉर्लिंग रिएक्ट टू द नरेटर्स विजिट, ठीक है। यानी मिसिस डॉर्लिंग जो थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब नरेटर वहां पहुंची थी। तो मिसिस डॉर्लिंग वॉज कॉल्ड एंड ओवरवेलमिंग, यानी कि जो मिसिस डॉर्लिंग थी ना वो बहुत ठंडी हो गई और फिर ठीक है ना, अनवेलकमिंग मतलब होता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी उसमें, ठीक है। सी प्रिटेंड नॉट टू रिकॉग्नाइज द नरेटर एंड रिफ्यूज टू रिटर्न हर मदर्स पोस्टेशंस, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ पे तुम्हारी मदर कभी आई नहीं है और वो उसे जानती नहीं है। तो वो नरेटर को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वो नरेटर से कभी मिल ही ना हो, ठीक है, मिली ना हो। शोइंग हर सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। वो दिखाना चाह रही थी कि वो कितनी स्वार्थी हैं और कितनी घटिया इंसान है। एक तरह से ये आप यूज़ कर सकते थे ग्रेटिट्यूड के लिए। फिलहाल तो वो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जो सामने वाले का वेलकम ना कर सके और बल्कि जानता भी हो फिर भी, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है आपके सामने, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप नंबर आप लोगों के पास है, उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। फिलहाल आता है थर्ड में देखते हैं व्हाट इमोशंस डिड द नरेटर एक्सपीरियंस एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, यानी कि क्या इमोशंस मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पे नरेटर ने देखा, ठीक है। तो द नरेटर फेल्ट अनईजी एंड नॉस्टैल्जिक सीइंग फैमिलियर object is an unfamiliar place made her realize that they had lost their significance without her mother's presence, यानी कि ये इमोशन दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि जो नरेटर है उसका क्या एक्सपीरियंस था, कैसी भावुक हो गई थी मिसिस डॉर्लिंग के हाउस पे पहुंचने के बाद। तो आंसर है हमारे सामने कि पहले तो फील करती हैं ऐसी चीज़ जो उन्होंने कभी पहले की नहीं, ठीक है। और नॉस्टैल्जिक फील होना था। नॉस्टैल्जिक मतलब कि एक पुराने जो बचपन वाले याद होते हैं ना उसे नॉस्टैल्जिक बोलते हैं, ठीक है। और सेम फैमिलियर ऑब्जेक्ट पे उन्होंने फोकस किया, ठीक है। और उन्होंने हर एक चीज़ को देखा और उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारी चीज़ें उसने लॉस्ट की थी, खो दी थी, ठीक है। मगर आज की डेट में वो चीज़ मिल भी जाए तो उसकी मदर की जो प्रेजेंस है जो जिसे खो चुकी है वो वापस उसे नहीं मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस था हमारे नरेटर का, ठीक है। चलिए, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम पास में यानी अभी एक डेढ़ घंटे बाद ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए और इसीलिए जल्दी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना मैं इसको आधे एक घंटे की भी वीडियो बना सकता था। फिलहाल अगला है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे, यानी स्टोरी क्या कन्वे करना चाह रही है। तो स्टोरी बताना चाह रही है उसने कुछ खोया है, वॉर का इम्पैक्ट क्या रहा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है ये, क्या इम्पैक्ट रहा। इमोशनल डिटैचमेंट देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अटैचमेंट मतलब अटैच होता है मगर यहाँ पे तो अटैचमेंट तो थी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये दिखाता है कि जब आपका अधिकार किसी चीज़ से खत्म हो जाता है ना फिर आप उसे वापस नहीं पा सकते, ठीक है। लव और ह्यूमन के रिलेशनशिप को भी यहाँ पे बखूबी दिखाया गया है, ठीक है। तो पेपर इससे बाहर आएगा नहीं, आप देख लीजिएगा इसको, इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे। अगला आता है व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड नॉट टू टेक हर मदर्स बिलोंगिंग। तो
नरेटर ने क्यों डिसाइड किया कि भाई मेरे को अपनी मदर की जो बिलोंगिंग है ना, उनके जो साथ की चीज़ें वो नहीं लेनी है? तो आंसर है सी अंडरस्टूड दैट विदाउट हर मदर दीज ऑब्जेक्ट्स हैड लॉस्ट देयर इमोशनल मीनिंग। ठीक है, वो बताती है कि उनकी मदर के बिना ना वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू देम वुड ओनली ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अगर वो उसे ले भी गए ना तो वो एक पेनफुल, एक दर्दनाक पास्ट ही मुझे देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है और बहुत अच्छा आंसर भी है इसका, तो ये करके आप जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आता है हमारे सामने बर्थ। और जब हम बर्थ के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा पहला जो क्वेश्चन होता है वो है हु वॉज डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एंड व्हाट चैलेंजेस डिड ही फेस। ठीक है, तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है ना वो एक यंग डॉक्टर है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहा है किससे? एक सेव करने का, वो भी एक डाइंग न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, जो बच्चा मर चुका है अभी उसको जिंदा करने की स्ट्रगल यानी एक संघर्ष कर रहा है इन इट्स अनकॉन्शियस मदर। और उसकी जो मदर है वो बेहोश है इस समय में। ही हैड टू यूज हिज मेडिकल स्किल, और वो मेडिकल स्किल अपनी यूज करना पड़ा उसको उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, ब्रिंग द बेबी बैक टू लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, जीवन में वापस लाने के लिए उसका पूरी तरह से संघर्ष जो था वो दिख रहा था उस डॉक्टर का। और बखूबी वो जो संघर्ष था वो पूरा होता भी है जब वो बच्चा जो था वो एक किलकारी करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चैलेंजेस जो है ना ये आपको पूछा जा सकता है, आप लिख लीजिएगा। बाकी है वाई वॉज द चाइल्ड नॉट ब्रीथिंग एट बर्थ। जो चाइल्ड है वो क्यों नहीं लाइक ब्रीदिंग कर रहा था? ब्रीदिंग मतलब होता है कि सांस क्यों नहीं ले रहा था? तो लिखा द चाइल्ड सफर फ्रॉम एफेक्सिया ड्यू टू क्या है प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड लेक ऑफ ऑक्सीजन। डॉक्टर एंड्रयू हैड टू वर्क टायरलेसली टू रिवाइव द बेबी। ठीक है, जो चाइल्ड है ना वो सफ़र कर रहा है, एस्फिक्सिया करके एक बीमारी होगी उससे कर रहा है। ठीक है, और वो उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और डॉक्टर जो एंड्रयू है उन्होंने उसको पूरी तरह से क्या किया है, उसको रिवाइव किया है उस बेबी को, उसको क्या देके ऑक्सीजन देके, यानी माउथ टू माउथ देते ना ऑक्सीजन वो। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट, एक मिनट मैंने कहा अगला व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। अगला क्वेश्चन है व्हाट, सॉरी इससे ऊपर वाला, व्हाट मेथड डिड डॉक्टर एंड्रयू यूज टू रिवाइव द बेबी, यानी बेबी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या उन्होंने यूज़ किया। तो पहले तो हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर उन्होंने दिया, यानी डिप किया बार बार, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, एक तरफ गुनगुना पानी और एक तरफ कोल्ड पानी, और दोनों में उसने क्या किया, उसको डिप किया। उसके बाद आता आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किया। ठीक है, यानी बनावटी रेस्पिरेशन किया उन्होंने। फिर चेस्ट कंप्रेशंस किया, यानी कि चेस्ट को उसके थोड़ा रब किया, दबाया। ठीक है, स्टिमुलेट ब्रीथिंग, और आपने जो ब्रीथ थी उन्हें उसे दी। और ही रैन क्या है रिलेंटलेस एफर्ट्स फाइनली ब्रॉट द बेबी टू लाइफ। ठीक है, और ये सब उसकी जो कोशिश थी, मेहनत थी, उससे जो बेबी था वो वापस ही उसी लाइफ में आ गया। ठीक है, अगला है व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। स्टोरी क्या दिखाना चाहती है? स्टोरी दिखाना चाहती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन एंड हर इमोशनल सेटिस्फैक्शन दैट कम्स विद सेविंग लाइफ। ठीक है, यानी कि एक धैर्य को दिखाती है, एक डेडिकेशन को दिखाती है। ठीक है, यानी दृढ़ निश्चय कि मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन को दिखाती है कि उसने ज़िंदगी में कुछ किया है किसी को बचा के। ठीक है, और ये हाईलाइट भी करती है चैलेंजेस मेडिकल प्रोसेस कि किस तरीके से डॉक्टर के लिए क्या ज़िंदगी में एक चैलेंजेस फैसला आता है, उसको भी यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द स्टोरी रिफ्लेक्ट एंड्रयूज ग्रोथ एज अ डॉक्टर। ठीक है, यानी कि एंड्रयूज का जो ग्रोथ है ना उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, एज अ डॉक्टर लिखा है एंड्रयूज डिटर्मिनेशन एंड क्विक थिंकिंग इन crisis sought is transformation from an inexperienced doctor to a confident and skilled professional। यानी कि जहाँ तक हम जानते हैं कि अभी वो इतना प्रोफेशनल नहीं था, मगर फिर भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसे मतलब अपना बेस्ट देना था, उसने बेस्ट दिया अपना। और ऐसे में हमने देखा कि इन एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उसने जो जिस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल किया ना, दैट वाज मार्वलस। इसलिए उसको एक बेहतर और कॉन्फिडेंस प्रोफेशनल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये डॉक्टर बहुत प्रोफेशनल भी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला चैप्टर आता है टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी। फर्स्ट है व्हाई वाज द किंग एग्जीक्यूटेड इन द स्टोरी। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला किंग को क्यों लटका दिया जाता है फांसी पे स्टोरी में। ठीक है, देखो मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ ना, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तभी मैं आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बोल पा रहा हूँ, वरना फिर मुझे तो लगता नहीं कि आपको पता नहीं हो।
ठीक है, जब पता ही नहीं तो फिर क्या मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कराऊंगा बस। ठीक है, ये वही वाला है कि जिसके अंदर वो राजा को लटका दिया जाता है, वो भी उनके पुलिस जनता के द्वारा। ठीक है, वाई वॉज द किंग एग्जीक्यूटेड इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर किंग को क्यों लटका दिया गया? तो लिखा द किंग वॉज हैंग्ड बिकॉज ही फुलिशली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर अ रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क, हिज डिजायर टू अपहोल्ड जस्टिस लेड टू हिज ऑन एग्जीक्यूशन। यानी कि किंग को इसलिए लटका दिया जाता है क्योंकि उसने सारा ब्लेम जो था ना फुलिशली खुद ही ले लिया था। ठीक है, कि उसके कारण ही कंस्ट्रक्ट किया गया था वो आर्क। ठीक है, मतलब उसी ने डिसीजन दिया था ना, वो फैसला दिया था, तो उसने खुद को ये समझा और फिर उसका डिजायर था कि मेरे को जस्टिस दिखाने के लिए मुझे को खुद ही लटकाना पड़ेगा फांसी में, और फाइनली उसने खुद को फांसी पे लटकाया। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द न्यू रूलर चूजन इन मेलन सिटी, मेलन सिटी में न्यू रूलर कैसे चूज किया गया? तो लिखा है फॉलोइंग अ ट्रेडिशन द मिनिस्टर लेट द फर्स्ट पर्सन हु पास द सिटी गेट्स डिसाइड द नेक्स्ट किंग, द पर्सन सिंपलेटन रैंडमली चूज। ठीक है, मैं ऐसे ही बताता हूँ क्या था कि उनके में एक वो था, रीति रिवाज था कि जो भी बंदा वहाँ से आएगा, यानी कि जो भी मेन द्वार से आएगा, उस मेन द्वार से आने वाला व्यक्ति ही अगला राजा डिसाइड करेगा। और फाइनली वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आता है जो वाटरमेलन बोल देता है, और जिसके कारण वाटरमेलन को क्या, मेलन सिटी का जो हेड था उसे वाटरमेलन को बना दिया जाता है। ठीक है, अब लिखा है कि स्टोरी हमको क्या दिखाना चाहती है, व्हाट डज स्टोरी सैटिराइज, यानी दिखाना क्या चाहती है वही पूछ रहा है। द स्टोरी मॉक्स द एब्सर्डिटी ऑफ ब्लाइंड जस्टिस, द इनकम्पिटेंस ऑफ रूलर एंड द फुलिशनेस ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशन विदाउट रीजनिंग। यानी कि जो स्टोरी है वो दिखाना चाह रहा है कि इसमें ब्लाइंड जस्टिस को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं। ठीक है, और राजा भी कंफ्यूज है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक तरह से रूलर ही कहीं ना कहीं फुलिश है, पागल है। ठीक है, जिसके कारण सारे के सारे लोग वहाँ का ट्रेडिशन समझ के बैठे हुए हैं कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, और वहाँ पे रूलर की ही गलती थी, और जिसके कारण अंत में रूलर की ही डेथ होती है। ठीक है, समझ में आता है। And the last is, sorry, second last. Why were the people content with a melon as their king? यानी किंग को क्यों मतलब क्यों किंग वाटरमेलन बनता है, उसको क्यों स्वीकार किया जाता है? तो लिखा है द सिटीजन वैल्यूड पर्सनल फ्रीडम ओवर गवर्नेंस, यानी कि उनको पर्सनल वैल्यू चाहिए थी सिटीजन को गवर्नेंस से ऊपर। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे वर नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जितना कि उनको कोई अब डिस्टर्ब ना किया जाए। दे डिड नॉट केयर इफ देयर रूलर वॉज अ मेलन। ठीक है, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि उनका रूलर कोई भी हो, मगर उनको चाहिए। अब वही वाली बात हो गई कि एक वो जो होता है ना, भेड़ चाल होती है ना, कि भेड़ों को बस हाँकते रहो वो खुद चली जाएगी। ठीक है, उनके पीछे बस एक बंदा रहना चाहिए। तो वैसे इस देश के अंदर भी है कि इसमें राजा होना चाहिए, उनको काम खुद ही करना है जनता को। ठीक है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे, यानी कि जो मैसेज है इस स्टोरी से वो क्या मिलता है आपको? तो लिखा द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ इरेशनल लीडरशिप एंड ब्लाइंड ओबीडियंस कैन लीड टू एब्सर्ड situations. It criticizes bureaucratic inefficiency and the passive acceptance of authority. कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि जो एक लीडरशिप जो थी वो सही लीडरशिप नहीं देखने को मिलता है। हमें ब्लाइंड एक आज्ञा मानने वाले लोग मिलते हैं जो कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने उस सिचुएशन को, जो कि सिचुएशन बनी ज़बरदस्ती बना दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। जो वो प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री के कारण ही वहाँ पे वाटरमेलन अगला राजा बनता है। तो अथॉरिटी पूरी तरह से उसके हाथ में आ जाती है। तो किस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स का एक नया रूप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर किसी को भी ये PDF चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करके वो ले सकता है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल, चाहे वो कोई भी क्लास का देख रहा हो, मतलब कोई भी बॉयज़ वाला ग्रुप देख रहे हैं या गर्ल्स वाला जो भी देख रहे हैं, सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।